स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हमारा जो चैप्टर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, सल्तनत कालीन संस्कृति, चैप्टर नंबर 7। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, ये जो चैप्टर 7 है थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्टों में बनाया है। तो फर्स्ट पार्ट इसका मैंने बना दिया है और ये सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सल्तनत कालीन संस्कृति हम लोग पढ़ रहे थे, तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को पढ़ना था, इसके पहले मैंने पढ़ा दिया, उसको आप पढ़ लीजिए फर्स्ट पार्ट वाला। ओके, तभी आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे कि हम लोग कहाँ से पढ़ रहे थे। तो यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। इस समय साहित्य के नाम पर यशोगान और धार्मिक पुस्तकों की रचना हुई। इस श्रेणी में नरपत नाल का बीसल देव रासो। ओके, बीसल देव रासो एक ग्रंथ है जिसको लिखा है नरपत नाल ने। दलपति विजय का खुमार रासो। खुमार रासो की रचना किसने की? दलपत विजय। नरपत नाल ने किसकी रचना की? बीसल देव रासो। अमीर खुसरो ने हिंदी में भी पदों की रचना की, यानी अमीर खुसरो ने फारसी के साथ साथ हिंदी में भी कई कविताएं लिखी हैं। भक्ति आंदोलन के संतों जैसे कबीर, गोरखनाथ आदि ने ईश्वर स्तुति में गीतों की रचना की थी। इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान एवं ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। ओके, ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रेमाख्यान और ऐतिहासिक महाकाव्य है पद्मावत। अब हम लोग देखते हैं स्थापत्य कला। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला कैसी थी? ईरानी व तुर्क कारीगर जब भारत आए, ईरान और तुर्क से जब कारीगर भारत आए तो अपने साथ इमारत बनाने की एक नई विधि भी लेकर आए। सल्तनत कालीन इमारतों की 3 खास बातें थीं। पहला मेहराब, दूसरा गुंबद, तीसरा मीनारें, जो उनकी सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। मतलब जब ईरानी और तुर्क कारीगर भारत में आए तो अपनी संस्कृति, अपनी कला लेकर आए। ओके, इमारतों को बनाने की उनकी अलग कला थी। जैसे उनकी जो इमारतें हैं उनके द्वारा बनाई गई हैं, जितनी भी इमारतें हैं उनमें 3 खास चीज़ें हैं। एक तो मेहराब, ये देखिए, ये वाली जो डिज़ाइन होती है इसको बोलते हैं मेहराब, ये उनकी इमारतों में देखी जा सकती है। दूसरा है गुंबद, ये गुंबद देखा जा सकता है। और तीसरा जो विशेषता है वो है मीनार। तो अपने भारत में भी दिल्ली सल्तनत कालीन शासकों ने कई इमारतों का निर्माण करवाया है, उनमें आप ये विशेषताएं देख सकते हैं। ओके, सब विशेषताएं आपको मिल जाएंगी। चाहे कोई मस्जिद का निर्माण किया गया तो उसमें मेहराब, गुंबद या फिर मीनारों का निर्माण किया गया, ये सारी विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। और कई इमारतें ऐसी भी हैं जिनकी दीवारों पर आप देखेंगे कि आयतें लिखी हुई, कुरान की आयतें, जैसे गीता में श्लोक होता है, ओके, सूक्तियाँ होती हैं, ऐसे कुरान में आयतें होती हैं। तो आयतें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी कई इमारतों में। मिली जुली शैलियाँ। ओके, चूँकि दिल्ली सल्तनत में जो संस्कृतियाँ थीं वो मिली जुली थीं, चूँकि भारतीय संस्कृति और ईरानी और तुर्क की संस्कृति दोनों मिल गई थी। जब ईरानी और तुर्क कारीगर आए तो अपनी संस्कृति लेकर आए, और अपने यहाँ भारत में भारतीय संस्कृति थी तो दोनों संस्कृतियाँ मिल गई। वही कह रहा, ईरानी व तुर्क कारीगरों से उनका हुनर भारत के कारीगरों ने सीखा। यानी ईरानी और तुर्क कारीगर थे, वो जो जानते थे वो सारी चीज़ अब कौन जान गया? भारतीय कारीगर भी जान गए। भारत के कारीगरों के हुनर ईरानी व तुर्क कारीगरों ने सीखे। ओके, जो भारतीय लोग जानते थे वो तुर्क और ईरानी लोग भी जान गए। मंदिरों में मेहराब व गुंबद बनने लगे। देखिए, गुंबद का आंतरिक भाग ये दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार का होता है। कई मस्जिदों में भी पत्थर पर पत्थर रखकर तराशे हुए खंभे बनने लगे। अब जो भारतीय कला थी उसमें क्या किया जाता था? मंदिरों का निर्माण कैसे किया जाता था? पत्थरों पर पत्थर रख करके खंभों का निर्माण किया जाता था। तो अब मस्जिदें भी ऐसी बनने लगी, यानी कि भारतीयों से तुर्क और ईरानियों ने सीखा। ये जो कला सीखी किससे सीखी? भारतीयों ने, भारतीयों से ही सीखी उन्होंने। आपके आसपास भी कुछ मंदिर व मस्जिद होंगे, क्या उनमें ऐसी कोई विशेषता आपको देखने को मिलती है? इसकी सूची। भाई मंदिर आप देखिए तो अब बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो गुंबदाकार बनते हैं, उनके ऊपर एक गुंबद होता है। तो ये भारतीयों ने किससे सीखा? ईरानी और तुर्क कारीगरों से सीखा।
कला और संगीत, कला और संगीत में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। सल्तनत काल में बारीक और छोटे चित्र बनाए जाते थे। सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। कलाकारों को दरबार में आश्रय मिलता था। कभी कभी वे पुस्तक में वर्णित घटनाओं के चित्र बनाते थे, यानी पुस्तकों में जो कहानियाँ लिखी हैं कभी कभी उसी का चित्र बना देते थे, एकदम फिल्मीकरण कर देते थे, उसका चित्रण कर देते थे। भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। सितार, सारंगी, तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ गई। अब ये जो सल्तनतकालीन शासक थे, जब ये आए तो अपने साथ ये सितार, सारंगी, तबला बहुत अधिक मात्रा में मतलब लेकर आए। फिर इसका प्रभाव भारत में बढ़ गया। इसकी जो ध्वनि थी वो काफ़ी अच्छी लगी। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता है। इससे संगीत के नए रूपों जैसे कव्वाली को लोकप्रिय होने में काफ़ी सफलता मिली। तो ये जो कव्वाली थे और मुशायरा वगैरह था, ये सब अपने साथ लेकर आए थे। तो ये भारत में इसको भी काफ़ी लोकप्रियता मिली। शस्त्र और अस्त्र का विकास, इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर छुरा है और तलवार भी है शायद। ये देखिए ये तलवारें हैं और ये दोनों छुरे हैं और ये ढाल है। मतलब ढाल तलवार दोनों साथ ही में होती है। जैसे आप तलवार से किसी पर हमला करते हैं और ढाल से अपने आप को हमले से बचाते हैं अगर कोई विपक्ष आप पर हमला कर रहा है। तो ये ढाल एक हाथ में होती है, एक हाथ में तलवार। अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में इसको, या फिर राजा महाराजाओं की जब लड़ाई होती है तो ऐसा सीन आपको देखने को मिलता है। ये कवच है जो सैनिक या राजा पहनते थे जब युद्ध में जाते थे। मध्यकालीन समय में सर्वोत्तम तलवारें वाराणसी, बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। ओके, मध्यकालीन भारत में जब हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था तो सबसे अच्छी तलवारें कहाँ बनती थी? वाराणसी, जिसको हम बनारस भी कहते हैं, और सौराष्ट्र यानी गुजरात में। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात। तो यहाँ सबसे अच्छी तलवारें बनती थी। उसके बाद लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, गुजरात, गोलकुंडा के भी प्रांत इसके लिए मशहूर थे। उस समय लाहौर, सियालकोट ये सब भारत के अंतर्गत आते थे, तो वहाँ पर भी बनते थे तलवार। राजस्थान एवं गुजरात में निर्मित जमधार, छुरे, धनुष, तीरों की बड़ी मांग थी। ओके, जो तीर या धनुष, छुरे, जमधार एक प्रकार का उपकरण ही होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो ये सब गुजरात और राजस्थान में बनते थे और इनकी बड़ी मांग थी। सियालकोट तथा मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूक, ओके, सियालकोट पाकिस्तान में, मेवाड़ राजस्थान, यहाँ पर तोड़ेदार बंदूक बनती थी। तोड़ेदार बंदूकों के अलावा लोहे का उपयोग सब प्रकार के कवच, ढाल, हथियार, बंदूक, तोप आदि गोले बनाने में किया जाता था। फिर है चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र। सल्तनत काल में आयुर्विज्ञान तथा खगोल विद्या जैसे कुछ विषयों में अनुसंधान हेतु सुल्तानों एवं अमीरों का संरक्षण प्राप्त था। इन कार्यों के लिए प्रोत्साहन देते थे, यानी कि आयुर्विज्ञान और खगोल में मतलब उस समय के लोग रुचि रखते थे और सुल्तान इस पर प्रोत्साहन भी देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान किए जाएं, ऐसा वो लोग कहते थे सुल्तान लोग, कि इसमें मतलब थोड़ी बहुत रुचि थी लोगों को। आयुर्विज्ञान यानी औषधियों के बारे में जानने की, या फिर खगोल जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, इनमें जानने की उत्सुकता थी। दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे, प्रोत्साहन देते थे। जो वैज्ञानिक या उस समय जो विद्वान होते थे उनको काफ़ी प्रोत्साहन देते थे, संरक्षण देते थे। बर्नी ने अपनी एक पुस्तक तारीख फिरोजशाही में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की है। ओके, बर्नी की ये पुस्तक है तारीख फिरोजशाही। इसमें बर्नी ने कई विद्वानों का वर्णन किया, कई वैज्ञानिकों का वर्णन किया है, मतलब उस समय जो भी थे वैज्ञानिक, ओके, और कई चिकित्सक थे, उन सभी के नामों का यहाँ पर वर्णन किया है। जैसे मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन, अजीमुद्दीन, ये मध्यकाल युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे और जोग मशहूर शल्य चिकित्सक थे। ओके, तो मच्छेंद्र ये प्रसिद्ध वैद्य थे और जोग जो थे ये मशहूर शल्य चिकित्सक थे। ये आपको बर्नी के तारीख फिरोजशाही में सब मिल जाएगा इनके बारे में पूरा वर्णन। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि देश में अनेक जर्राह मतलब शल्य चिकित्सक, मतलब सर्जरी करते थे। ओके, वे केवल शल्य चिकित्सक यानी ऑपरेशन ही नहीं करते थे बल्कि कृत्रिम अंग भी बनाकर लगा सकते थे। वे काट कर पथरी निकाल देते थे तथा मोतियाबिंद को समाप्त कर देते थे। मतलब इस टाइम, या आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के काल में, ये जो है इतनी प्रगति कर चुके थे कि मतलब ऐसे चिकित्सक थे जो
एक कृत्रिम अंग बनाकर दूसरे शरीर में फिट कर सकते थे। यानी कि जैसे आज टेक्नोलॉजी आगे हो गई है, ऐसे पहले भी था, उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं था, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि कितनी हद तक उस समय इसको प्रोत्साहन दिया जाता था। अब सल्तनत कालीन कृषि देखते हैं हम लोग। कृषि की क्या उसमें अवस्था थी, क्या दशा थी। देश की आबादी में ज़्यादातर लोग किसान थे। वे कड़ी मेहनत करते थे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ने और युद्ध होने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस समय किसानों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं था। गांव के अधिकारी कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते थे और साधारण किसानों को अपने हिस्से की भी मालगुजारी अदा करने के लिए मजबूर करते थे। ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उसमें कृषि की दशा, और तमाम प्रकार के अकाल पड़ते थे। जो सूबेदार होते थे या फिर जो प्रांतों के गवर्नर होते थे, ये जनता से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूली करते थे, कर वसूली करते थे, और कभी कभी ये किसानों का हक भी मार लेते थे जोर ज़बरदस्ती करके। ओके, तो राजस्व का मतलब क्या होता है? मालगुजारी, यानी कि जो टैक्स वसूलते थे उसी को राजस्व कहा जाता है। तो ये लोग किसानों को मजबूर कर देते थे। किसानों की जो स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। फिर यहाँ पर है व्यापार व उद्योग। इसमें है मुस्लिम विजय ने देश के उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार में बाधा नहीं डाली। यानी कि जो वाणिज्य व्यापार और उद्योग था उसमें मुस्लिमों के आने से कोई बाधा नहीं पड़ी। गांव तथा शहरों में कारीगरों एवं शिल्पियों ने अपने पुराने पेशों को बरकरार रखा था। उनके औजार भी वही थे। कुछ विशेष प्रकार के नए काम करने वाले कारीगर वर्ग भी उत्पन्न हुए, जैसे बर्तन पर कलई करने वाले, घोड़े की नाल व रकाब बनाने वाले, कागज़ बनाने वाले। यानी जो व्यापार और वाणिज्य था वो काफ़ी ज़्यादा आगे था, पीछे नहीं हुआ उनके आने से, और उसमें कुछ नए वर्ग जुड़ गए। ओके, जैसे कलई करने वाले, पेड़ की और घोड़े की नाल बनाने वाले, रकाब बनाने वाले। रकाब मेरे ख्याल से जो घोड़ों के मुंह में लगाया जाता है, शायद वही होता होगा या फिर कुछ और होता होगा। कागज़ बनाने वाले भी कुछ मतलब अरब से आए विद्वान। तो एक प्रकार से व्यापार और वाणिज्य अपने उस स्थान से थोड़ा आगे ही गया, पीछे नहीं आया। इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी थे जो फारस देश की तकनीकी के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन कारखानों में राज परिवार तथा दरबारी लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें बनाई जाती थी। मतलब फारस देश की टेक्नोलॉजी की सहायता से दिल्ली में कई कारखाने स्थापित किए गए थे, और इन कारखानों में राज परिवार तथा दरबारी लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें होती थी उन्हीं का निर्माण किया जाता था। मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ। सुल्तानों ने चांदी के टंके और तांबे की जीतल नामक मुद्राएं चलाई। इसी के साथ व्यापार का विकास शुरू हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का और विकास हुआ। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों और सोने तथा चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार गांव और ढाका कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात है। तो सल्तनत काल में जो बंगाल का सोनार गांव है और ढाका, ये इसमें बांग्लादेश की राजधानी है, तो ये कच्चे रेशम और मलमल के लिए उसमें प्रसिद्ध थे। ओके, और यहाँ पर गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों, सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे, बंगाल और गुजरात। ओके, वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन 13वीं-14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए चरखे द्वारा हुआ। ओके, भारत में चरखा मुसलमान ही लाए थे 13वीं और 14वीं शताब्दी में। तो उससे वस्त्र निर्माण में एक परिवर्तन आ गया, तकनीकी परिवर्तन आ गया। चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ। लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय कपड़ों की धाक पहले ही जम चुकी थी। पेड़ पौधों और खनिज स्रोतों से प्राप्त विभिन्न रंगों से रंगाई का कार्य किया जाता था। उस काल में भारतीय कपड़े चीन को भी निर्यात किए जाते थे, यानी भारतीय कपड़ों की मांग, डिमांड चीन में भी थी। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से किया जाता था। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था। इसमें चर्म एवं धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन आधारित गलीचे प्रमुख थे। भारत पश्चिमी एशिया से उच्च कोट के कपड़े, सॉटन, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े, चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। तो उसमें जो व्यापार था वो जल और थल दोनों मार्गों से किया जाता था। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था, कुछ का आयात करता था। जैसे चर्म एवं धातु, यानी चमड़े से और धातु से बनी वस्तुएं, फारसी डिजाइन आधारित गलीचे प्रमुख थे। पश्चिमी एशिया से उच्च कोट के कुछ कपड़े
कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े तथा चीन से कच्चा रेशम, चीनी के मिट्टी के बर्तन, ये सब आयात करता था भारत। यातायात की स्थिति कैसी थी उस समय देख लेते हैं थोड़ा सा। दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ होने से यातायात एवं संचार का विकास हुआ। उस समय आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का ज्ञान नहीं था। अब विज्ञान उतना आगे नहीं था उसमें। लोग परिवहन के साधनों के रूप में कुलियों मतलब कुली, जानवरों एवं चक्के वाली गाड़ियों का प्रयोग करते थे। परंपरागत बैलगाड़ी का इस्तेमाल उन दिनों खूब होता था। बैलों पर काठी के स्थान पर गद्दे रखकर माल ढोया जाता था। सवारी के लिए घोड़े, टट्टू, खच्चर, कभी कभी गधे, ऊँटों का इस्तेमाल भी किया जाता था। नदियों में नावों, सागर में पाल वाले जलयानों का उपयोग किया जाता था। पाल मतलब जो लट्ठा होता है जिससे नाव चलाई जाती है उसको पाल बोलते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पर कुछ शब्दावलियाँ दी हुई हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सूफ़ी कौन होते हैं? ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत। सूफ़ी का मतलब मुसलमान संत जो कि ईश्वर की भक्ति उपासना में अपना व्यक्तिगत प्रेम भावना बताते हैं, बल देते हैं उस पर। फिर यहाँ पर है पीर। पीर कौन होते थे? सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक। ओके, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक यानी धर्म के बारे में उपदेश देते थे, धर्म का एक प्रकार से उसके बारे में बताते थे, लोगों को समझाते थे, तो उनको पीर कहते हैं, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक। फिर यहाँ पर है जर्राह। तो जर्राह मैंने बताया शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर या सर्जन, इसको जर्राह बोलते थे। जीतल क्या है? सल्तनत काल में प्रचलित तांबे का सिक्का। आयात यानी बाहरी के देशों से अपने देश में वस्तुओं को मंगाना। निर्यात मतलब अपने देश में बनी वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना। तो ये जो वीडियो था कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। 2 पार्टों में चैप्टर आया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।